Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में इस लेक्चर में पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए लेके आया है नस्ट NET 2 2026 एडमिशन्स के लिए फिजिक्स की एंड गेम। अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं है या तैयारी है आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो ये लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक लाजमी खुद भी देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो नस्ट NET 2 को देने जा रहे हैं या NET 3 NET 4 देने का भी उनका चांस है कि वो देंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के नस्ट के 2026 एडमिशन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जिसमें फिजिक्स के पास पेपर के MCQs को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो में मैं स्पेशली आप लोगों को करवाऊंगा 2025 के तमाम राउंड्स के क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है। और उसके बाद जो 2026 एडमिशन के लिए आप लोगों का राउंड 1 हुआ था उस राउंड 1 के भी MCQs को शामिल किया गया है क्योंकि नेस्ट के अंदर से प्रीवियस ईयर्स में से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो 2025 के तमाम राउंड के क्वेश्चंस और 2026 के पहले राउंड जो कि हो चुका हुआ है, जो कि 2025 के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चला था, ठीक है ना। नवंबर के लास्ट से लेकर दिसंबर के 7 8 9 तक चला था। तो उसमें NET 1 की बात कर रहा हूँ तो उसके भी MCQs शामिल किए गए हैं जो हमारे बच्चे गए थे देने और उसके बाद उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे। तो उन क्वेश्चंस को रीराइट करके आप लोगों के सामने मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी फॉर योर नर्स 2026 एडमिशंस। इससे पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की एंड गेम करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स की एंड गेम नजर आएगी जो कि 8.5 घंटे की वीडियो बना रखी है जिसमें पहले मैंने आपको मैथ की थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करवाया है, ठीक है। मैथ का थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने कवर करवाया है, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, ठीक है। A लेवल है या कोई भी बोर्ड है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को कवर करवाया है। साथ में मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के 100+ MCQs करवाए हुए हैं, ऑलमोस्ट 150 के करीब है, 147 MCQs मैंने उसमें करवा रखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो जाके उसको भी देख लें, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होने के चांसेस होंगे। तो आए अब हम चलते हैं फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज़ डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सके। अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी अपनी कर रहे हैं तो आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हो। इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो और अपने मार्क्स को आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करना है। ये नंबर आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर करना है। अपने मार्क्स को शेयर करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट NET 1 के लिए आपके लिए अलग एंड गेम्स लेके आए, NET 2 के लिए अलग से एंड गेम्स लेके आ रहे हैं। इस तरह 2025 के तमाम राउंड्स के लिए भी एंड गेम्स लेके आए थे। तो इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। तो लाजमी तौर पे आप लोग अपने मार्क्स इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, NET 2 में आप लोगों ने अप्लाई तो कर लिया लेकिन NET 2 में आप लोगों की तैयारी नहीं है, अभी आप लोग ये वीडियोस वगैरह देख के अपने स्कोर को बूस्ट अप कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग 170+ में जाना चाहते हैं, जैसे हमारे बैच के स्टूडेंट के आते हैं, अगर आप लोग 180+ में जाना चाहते हैं, आप 160+ में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे बैच में आना पड़ेगा। अब बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 30th जनवरी से, ठीक है। 30th जनवरी से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये बैच में आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी नस्ट के राउंड 3 की, नस्ट के राउंड 3 की भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। साथ में आप लोगों को नस्ट के राउंड 4 की भी तैयारी करवाई जाएगी। और सिर्फ यही नहीं है, इसमें आप लोगों को हम तैयारी करवाएंगे प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 की। इसमें UET का E-CAT भी तैयार करवाया जाएगा। इसमें NTS नेट का टेस्ट आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा। अगर सिंध वाली साइड से हो तो NED आप लोगों का नेक्स्ट मंथ में उसके राउंड 1 की अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो NED की तैयारी करवाई जाएगी, राउंड 1 हो राउंड 2 हो, इन दोनों राउंड्स की। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन तमाम राउंड्स की भी आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा सेकंड टॉपर हमारा स्टूडेंट था पास एजुकेशन सिस्टम का। अगर मैं नस्ट में बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के अंदर आप टॉप लेवल के रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं रिजल्ट्स शो कर देता हूँ। जैसे नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैच के स्टूडेंट है ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200, 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन आ रही है। उसके बाद ये नस्ट के पिछले साल के टॉपर 168 हो, 169 हो, फिर 168 हो, फिर प्यास के ये टॉपर राउंड 1 का राउंड 2 का। फिर NTS नेट के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो 99.95 परसेंटाइल NTS में 92 है, फिर कॉमसर्स में 92, फिर NTS में 92, फिर 92, 59 है,
97, ITU में NED में 93 का स्कोर आ रहा है, मेहरान में 85 का है, जीके में 20th मेरिट पोजीशन है, फास्ट में 95.78 है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टूडेंट टॉपर है, ऑल ओवर पाकिस्तान ये बच्चा टॉपर है फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के अंदर। उसके अलावा आप लोग फास्ट में सिर्फ यही नहीं है 90 के एग्रीगेट, फिर 90, फिर 90, फिर 90, ये लाइन लगी हुई है, पिछले साल के फास्ट के टॉपर हैं। उसका PU के अंदर भी ये स्कोर आप लोग चेक कर सकते हो। तो इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मस्ट ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। इस प्रीमियम बैच की फीस होती है 7,000 और ये वन टाइम पे करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये फीस आपको हर महीने 2-3 महीने बाद पे करना पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साल का ये प्लान होता है जिसमें एक साल के लिए आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड सेशन, एक साल के लिए लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलती हैं, और हमारी लाइव क्लासेस डेली होती हैं। डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस आप लोगों को मिलती है। उन लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का तमाम सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर किया जाता है। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट, लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स की एंड गेम को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आए सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता देता हूँ। ओके जी। अब जो फिजिक्स है वो आप लोगों का इंक्लूड होता है पार्ट 1 से भी और पार्ट 2 से भी, चाहे आप लोग PTB के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग A लेवल के हैं, फेडरल बोर्ड पढ़ रखा है, एनी ऑफ बोर्ड आप लोग उसके स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का नस्ट में एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा फर्स्ट ईयर के अंदर से, जो नॉर्मली बच्चे ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होता है ना सिलेबस, उसके अंदर से मैं आप लोगों को टॉपिक्स पहले बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के अंदर से याद रख लो आप लोगों का जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी यहाँ से आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर के अंदर से वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इसके एप्लीकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट आ जाता है और एक आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से आपसे नॉर्मली वो 3 से 4 क्वेश्चन दे देते होते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के, और डॉट प्रोडक्ट यूज होता है एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। एंगल दो वेक्टर्स के बीच में फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्रॉस से भी निकला था कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रिकमेंडेड होता है। डॉट प्रोडक्ट से आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसी वेक्टर वाले में से रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट के बारे में कॉन्सेप्ट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। मजीद आप लोगों के पास जो फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन, वहां पे दो टॉपिक्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, एज यू नो ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा इलास्टिक कुलयन, इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर से मोमेंटम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के जो रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्क डन आ जाता है, वर्क डन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन के 6-6 8-8 क्वेश्चन भी आते हैं 60 में से, ठीक है। तो नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वर्क डन वाले चैप्टर में से आ जाते होते हैं। तो वर्क डन वाला चैप्टर भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर रखना है। ओके जी। अब वर्क डन के अलावा ये तो हमें समझ आ गई, और कौन कौन से चैप्टर्स को आप लोगों ने तैयार करना है। इसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यहाँ से आ जाता है। उसके बाद जो रियल और अपेरेंट वेट है, रियल और अपेरेंट वेट है, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया है कि तमाम टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SHM वाला जो चैप्टर है, यहाँ से नॉर्मली आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई इंटू L अपॉन G, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई इंटू G अपॉन L, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई इंटू G अपॉन में L, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, और जो बर्नौलीज थ्योरम है, और जो बर्नौलीज थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जो कि बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन होता है टॉरिस-लीज थ्योरम।
अब टॉरिस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास वेव्स वाला, जिसमें स्टेशनरी वेव्स आ जाता है। स्टेशनरी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशंस, ये मैं क्लियर कट लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। मैग्निफिकेशंस। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चैप्टर 9 के अंदर है। फिर आपके पास जितने इंजन्स आ जाते हैं उनकी एफिशिएंसीज आ जाती हैं, कार्नो इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर के अंदर से आप लोगों के पास नॉर्मली जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे का सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आई नो कि आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं, यस, यानी कि 60 में से 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं 2025 के राउंड के अंदर। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दैट इज F इज इक्वल टू QV×B या QVB साइन ऑफ थीटा। उसके अलावा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि ILB हमारे पास होती है साइन ऑफ थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन आ जाते हैं, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक आ जाता है। ट्रांसफॉर्मर, ये आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, समझ आ रही है ना आप लोगों को। अच्छा जी, अब इसके अलावा सेकंड ईयर के अंदर से आप लोगों के आ जाता है चैप्टर नंबर 16, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर से भी आप लोगों की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें दो फेमस बड़े फार्मूलाज हैं। VRMS निकालना हो तो V0, ठीक है, V0 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। इसी तरह IRMS निकालना हो तो दैट विल बी I0 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। उसके बाद आप लोगों के पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड है, वहां से आप लोगों की डायमेंशंस वगैरह पूछी जाती हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर से। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन यूनिट्स वगैरह के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ जाता है, यहाँ से आप लोगों के पास लॉजिक गेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। मज़ीद आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाते हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना होता है। ओके जी, ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह आ जाते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, और मजीद एक्सरेज और लेज़र। एक्सरेज और लेज़र, ये 5 ऐसे फिनोमिनाज हैं जो आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 21 लास्ट पे न्यूक्लियर फिजिक्स है। मैं 2 चैप्टर आप लोगों को बोलूंगा, इसको कभी भी स्किप ना करके जाऊं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला और एक न्यूक्लियर फिजिक्स। इनमें सबसे ज्यादा अगर नष्ट में आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। यानी आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, वर्क डन है और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट फ्रॉम योर पास पेपर 2025 एंड 2026 राउंड 1। अब हम स्टार्ट करते हैं 2025 के तमाम राउंड्स के अंदर। 2025 के अंदर राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 हुआ, राउंड 4 उसके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। और 2026 में एक ही राउंड हुआ है, क्योंकि अभी दूसरा तो होने जा रहा है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 31 ऑफ जनवरी इंशाल्लाह। ठीक है, 31 ऑफ जनवरी से आप लोगों के पास ये स्टार्ट हो रहा है 2026। ठीक है, ये राउंड स्टार्ट हो रहा है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू, आप सबके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक बच्चा है, वो ये ग्राउंड है फॉर एग्जाम्पल, उससे 1 मीटर अबव है, वो उससे 1 मीटर अबव है। ठीक है, अब झूले पे बैठा हुआ है तो कुछ इस तरह से उसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, वो इससे 1 मीटर अबव हो गया, सही है, ये बात समझ में आ गई है। ओके जी, उसके बाद वो कह रहा है कि एट द लोएस्ट पॉइंट एट 6 मीटर अबव द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई स्विंग, झूले में बैठा हुआ है तो लोएस्ट पॉइंट पे, वो लोएस्ट पॉइंट, ये ग्राउंड, ग्राउंड को मैं यहाँ पे ये मार्क कर लेता हूँ,
ग्राउंड, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, दैट इज ग्राउंड। और ग्राउंड से वो कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। और जो हाईएस्ट पॉइंट उसका है ना, जैसे झूला झुला रहा है तो यहाँ पे भी पहुंचा, यहाँ पे भी। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज ऑफ 6 मीटर। ये उसने बता दिया हुआ है कि ये हमारे पास 6 मीटर है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल जो उसने लिखा है मैंने उसको यहाँ पे ग्राफिकली आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि एक झूला है, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा झूले पे बैठा है, दैट इज 1 मीटर अबव एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, पहले वो यहाँ पे है। जैसे झूला ऐसे कुछ झुलाते हैं ना, ऐसे ऐसे झूला झुलाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, टू एंड फ्रो, तो ये लोएस्ट पॉइंट होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। गॉट इट? अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि at the highest point, ठीक है, the horizontal speed of the child at the lowest point of the swing is approximately, इस lowest point के ऊपर जाके हमारे पास झूले की स्पीड कितनी होगी, यानी हमसे सिंपल इज दैट वी पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि जो भी फिजिक्स का मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ट्रिक याद रख लो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल है। जो गिवन डेटा है, ऑल इज नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन गिवन डेटा, जो आप लोगों को गिवन होगा और जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने इनके बीच का कोई रिलेशन ढूंढना होता है। अब गिवन तो ये सारी चीजें हैं, अब फाइंड आउट स्पीड करना है। तो देखो, एक बच्चा लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे झूला झूल रहा है, ठीक है, अब उसकी स्पीड निकालनी है, तो एक माइंड में बात आती है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू mgh, और लोएस्ट पॉइंट पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, जितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है नीचे आते हुए वो सारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब उसने खुद बता दिया एक लोएस्ट पॉइंट है और एक उसने बता दिया हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, एक उसने क्या बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट है, मेरी बात समझ आ रही है, और एक क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो अब खुद सोचो कि एक लोएस्ट पॉइंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब इन दोनों एनर्जीज की वैल्यूज को मैं इक्वेट कर लूंगा। मैंने क्या किया, इन दोनों एनर्जीज की वैल्यू को इक्वेट कर लिया। एक हमारे पास है हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल टू mgh, ठीक है। अब यहां से मैथ मैथ से कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों ने v निकालना है, तो v हमारे पास वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2gh के। अब v निकालना है तो एज यू नो कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2gh, कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2gh, कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल इज दैट वैल्यूज पुट कर लो। अब वैल्यूज आप लोग ऐसे यूज कर लो कि v विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई जी, की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 को यूज करूंगा। और एच हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट, तो यहाँ पे देखो हाइट, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है, इन दोनों के बीच की। अब 1 मीटर और 6 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में हाइट का कितना डिफरेंस है, 5 मीटर। तो ये इफेक्टिव हाइट है ना, जिसके दरमियान में एनर्जी चेंज हो रही हैं। भाई 1 मीटर से 6 मीटर तक एनर्जी चेंज हो रही है ना, 6 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी है, 1 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी है, तो इनके बीच में पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही है और काइनेटिक पोटेंशियल में। तो कितना है, 5 है। तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 ही होता है। वेलोसिटी निकाली है तो साथ क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। सो राइट ऑप्शन विल बी 10 मीटर पर सेकंड। एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताएंगे, तमाम बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे। सिंपल इज दैट, एक झूले की इनिशियल पॉइंट था ये वाला 1 वाला, फिर झूला ऊपर की तरफ गया हाईएस्ट पे, यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे थी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जीज को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऊपर सारी की सारी होती है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे होती है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी। दोनों को मैंने इक्वेट किया, वेलोसिटी को मैंने साइड पे कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज को मैंने पुट कर लिया, लेकिन एच मैंने कितना पुट किया, 5 पुट किया। गॉट इट? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके जी, उसके बाद वी हैविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1/√2 टाइम। अब देखो यहाँ पे सिंपल हमसे वो क्या कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कितनी हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे, 1/√2 टाइम। वो 1/√2 टाइम हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालना है। तो मैं आज वो सिंपल सी एक बात करूंगा कि भैया रेंज निकालनी है, तो रेंज मेरे पास क्या होगी, वी आई स्केयर, ठीक है। यहाँ पे यू में मुझे नजर आ रहा है तो वी को मैं यू लिख लेता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। यू का स्केयर अपॉन में जी और साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है।
सिंपल इज दैट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, मुझे ये रेंज निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सारी वैल्यूज नहीं गिवन है, तो यूज स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज में चलाऊंगा। अब एंगल निकालना है, ये एंगल हमें नहीं पता है। अब एंगल को निकालने के लिए काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इनिशियल स्पीड को मैं कितना मान लेता हूँ कि इनिशियल जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड मेरे पास कितनी है उसको मैं कह लेता हूँ यू है। ठीक है, यू है। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी किस तरह मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करता है तब वो आगे की तरफ मूव करता है और प्रोजेक्टाइल पूरा होता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वेलोसिटी है, जो ये स्पीड है, दैट विल बी यू एक्स। और यू एक्स किसके इक्वल होती है, यू कोसाइन ऑफ थीटा के, यू कोसाइन ऑफ थीटा के। अब ये जो यू एक्स की वैल्यू है, ये तो यू कोसाइन ऑफ थीटा हमारे पास आ गई, लेकिन उसने ऊपर बता क्या रखा है कि जो हमारे पास स्पीड है वो हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी हो जाती है इनिशियल का। तो उसको मैं क्या लिख लूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो 1/√2 टाइम हो जाएगी किसका, इनिशियल का। इनिशियल कितनी मानी हुई है, यू मानी हुई है। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को। यानी सिंपल इज दैट, मैंने क्या किया, मैंने ये आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो यू है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड का कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव होता है, तो यू एक्स विल बी यू कोसाइन ऑफ थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमारी जो स्पीड है वो मैक्स वो इनिशियल का कितना हो जाती है, 1/√2 टाइम। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, यू एक्स है। भैया हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, यू एक्स है। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड हो कितनी जाती है, वो हो जाती है इनिशियल का 1/√2 टाइम। तो वो मैंने लिख लिया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पे वो इनिशियल का 1/√2 टाइम होगी। अब ये वाली वैल्यू उठा के आप लोग इसमें पुट कर दो, इसमें। तो यू एक्स की जगह पे क्या है, यू कोसाइन ऑफ थीटा आगे लिखा हुआ है, यू कोसाइन ऑफ थीटा। आगे इस यू एक्स की जगह पे 1/√2 टाइम ऑफ यू लिख लो। ये यू से कैंसिल हो जाएगा, और थीटा आप लोग यहाँ से इजिली निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू हमारे पास कोसाइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, 45 डिग्री। अब ये एंगल उठा के यहाँ पे पुट कर लो, तो रेंज विल बी व्हाट, यू स्क्वायर अपॉन में जी, साइन ऑफ 45 इंटू 2 साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 1। सो रेंज विल बी यू स्क्वायर अपॉन में जी, कोई मसले की बात नहीं है। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, दोबारा देख लो। क्वेश्चन क्या था, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1/√2 टाइम। अब भाई इनिशियल स्पीड कितनी है मुझे बताओ, नहीं पता, तो यू मैंने मान ली, यू मान ली। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी आगे की तरफ जाती है, बॉडी आगे की तरफ जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। भाई ऐसे थोड़ी होता है प्रोजेक्टाइल को इधर से आप लोग फेंक रहे हो तो बॉडी जो है वो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापस आती है, नहीं बॉडी तो इस पॉइंट पे फेंके तो ऐसे पूरा एक पाथ को फॉलो करती है ना। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी किधर को मूव कर रही है, आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा। और यू एक्स कैसे निकालते हैं, यू कोसाइन ऑफ थीटा से निकालते हैं। अब जो हमारी मैक्सिमम पॉइंट पे यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हो कितनी जाती है, वो इस इनिशियल का, ये जो इनिशियल लिख रखी है, इस इनिशियल का 1/√2 टाइम हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो वैल्यू 1/√2 टाइम, आगे यू कोसाइन ऑफ थीटा एज इट इज, यू यू से कैंसिल, थीटा मैंने निकाल लिया, इधर उठा के पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात नहीं है। ओके जी, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। प्रेशर एक स्केलर होती है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। पावर हमारे पास वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, वर्क भी एक स्केलर, टाइम भी एक स्केलर है। करंट टेंसर क्वांटिटी होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन होती है, स्टिल इट्स अ स्केलर क्योंकि वेक्टर के लॉस को बे नहीं करती। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2026 के राउंड 1 में आ चुके हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी, 2026 हुआ 2025 के आखिर पे था, है तो वो 2026 एडमिशन के लिए ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड कंपेयर्ड विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सलेट इट फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकेंड इज। अब एनर्जी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, सही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एनर्जी बतानी है कि पहले वाले केस में ज्यादा है या दूसरे वाले केस में ज्यादा है। अब
अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, आप लोग बताने जा रहे हो कि एनर्जी पहले वाले केस में ज़्यादा, ये दूसरे वाले, ये बताओ ये एनर्जी है कौन सी? वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है, वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है, तो एनर्जी कौन सी होगी? शाबाश, सारे बच्चे बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन को जज करना है, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ूं थोड़ा सा नीचे में उसका सोल्यूशन करके साइड पे, बच्चों को नहीं समझ आई। मेरा टारगेट है कि मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊं तो आपको उसकी लॉजिक समझ आए, ताकि उसके सिमिलर क्वेश्चंस आए तो आप लोग उसको इजीली कर पाओ। तो भैया आप लोगों के पास जो वेलोसिटी का जिक्र आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं इसकी भी निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी वन, और इस केस की भी निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी टू। और क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट आकार ये वाला कंपेयर्ड विद दैट इज कितनी है वो, यानी इस केस की निस्बत इसमें कितनी एनर्जी है, तो चेक करते हैं हम वो, ठीक है। अच्छा जी, पहले केस में हम ले लेते हैं, यानी वो कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट अ कार फ्रॉम 10 टू 20 मीटर पर सेकंड कंपेयर विद टू एक्सलेट इज फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकंड इज, यानी जितना आप 0 से 10 मीटर पर सेकंड गए इसमें जो एनर्जी है वो कितनी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम का एम। अब V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर, V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर, तो भैया जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आई दैट विल बी हाफ एम। अब V2 का स्केयर यानी 10 का स्केयर 100 माइनस 0 का स्केयर 0 आ गया, तो भैया ये हमारे पास 50 M आई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये कितनी आ गई, दैट विल बी 50 M, ऐसे ही है। और साथ में इसका यूनिट जूल आ जाएगा, उसको मैं नहीं भी लिखता हूँ तो कोई बात नहीं, तो ये 50 M आ गई। उसके बाद आप लोग देखो इस दूसरे केस के अंदर जो मैं एनर्जी निकालूंगा, तो दूसरे केस में मेरे पास सॉरी, दूसरा केस ही ऊपर वाला 10 टू 20, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो वो कितनी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ M2 का स्केयर, ये 20 का स्केयर 400 माइनस 10 का स्केयर 100, गॉट इट। तो ये 300 और ये 150, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 150 M। अब आप लोग खुद जज कर लो, खुद चेक कर लो कि एक केस में आपके पास कितने निकली है, 50, और दूसरे केस में कितने निकल रही है, 20। तो उसने यही पूछा था एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट अ कार फ्रॉम इस केस कंपेयर्ड विद दैट टू रिक्वायर्ड, यानी इस केस की निस्बत इसमें एनर्जी कितनी है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड अ कार फ्रॉम, यानी इस केस में कितनी एनर्जी होगी, वो 3 टाइम्स है। देखो ना, ये 50 और ये 150 है, तो 50 में मजीद 50 ऐड किया डबल, मजीद 50 ऐड किया तो ट्रिपल, तो 3 टाइम्स है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 3 टाइम, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने निकाली है 150 वाली डिवाइडेड बाई 50 वाली, तो 0 0 से 5 3 है, तो यहाँ से भी 3 टाइम्स ही निकलेगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डज नॉट डिपेंड, पेनिट्रेटिंग पावर वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे करती है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन द फिलामेंट पे डिपेंड नहीं करती, डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, if radiation of all wavelengths from ultraviolet to infrared are passed through hydrogen gas at room temperature absorption line will observed। अब देखो सीरीज कौन कौन सी होती हैं, एक है लाइमन सीरीज, एक है बाल्मर सीरीज, एक है पास्चन सीरीज, एक है ब्रैकेट सीरीज, एक है पी फंड सीरीज, और एक है हमफ्रीज, एक है पी फंड सीरीज और एक है हमफ्रीज। अब याद रख लो, लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है अल्ट्रा वायलेट में जाती है, बाल्मर की विजिबल रीजन में जाती है, इन सब की इंफ्रारेड में जाती है। अब यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ है अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड, तो यहाँ पे भी अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे विजिबल, और यहाँ पे पहला इंफ्रारेड आता है, तो इन तीन की बात कर रहा है, इन तीन की। तो कौन कौन सी सीरीज होंगी, लाइमन बाल्मर एंड पास्चन, लाइमन बाल्मर एंड पास्चन, सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड, यानी कि अल्ट्रा वायलेट से होता हुआ इंफ्रारेड तक जाना है, क्योंकि पास्चन भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, पी फंड भी इंफ्रारेड है, हमफ्रीज भी इंफ्रारेड है, लेकिन पहला इंफ्रारेड ये वाला होगा, ठीक है, पास्चन से शुरू होगा। तो इनकी बात कर रहा है लाइमन टू पास्चन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड। आप बोलोगे अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड तो सर हम फ्रीज भी बन रही हैं, तो वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ठीक है। तो जितने ऑप्शन है वो लाइमन बालमन पास्टन तक के थे, मैंने बीटा ऑप्शन को फिर चूज कर लिया, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटोन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, अ प्रोटोन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, अब फ्लक्स डेंसिटी भी बी को ही बोलेंगे, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, द फोर्स ऑन द प्रोटोन विल बी। फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज बेसिकली हमसे पूछी जा रही है ना, तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, ये होती है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, पढ़ रखा है आप लोगों ने। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हमारे पास कितनी होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो मैं सिंपल इज दैट यहाँ पे क्या कर लूंगा कि मेरे पास जो फोर्स है दैट विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब एंगल 30 डिग्री है तो मैं पहले ही कर लेता हूं क्यू वी बी, और साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2 जो कि मैंने शुरू में लगा लिया, ठीक है। अब 1/2 क्यू, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 कूलम। वी वेलोसिटी कितनी है, 2 × 10 7 मीटर पर सेकेंड। बी कितना है, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा, इधर हमारे पास 10 आ गया, इधर भी हमारे पास 10 आ गया, ऐसे ही है। ओके जी, तो अब हमारे पास ये क्या बना, दैट विल बी 16/10, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई बाई, अब इधर क्या बचा, 15/10। हल करने का ये तरीका होता है, देख लो सारे बच्चे, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 19, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपको पता है 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, गॉट इट। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 12/5, 12/5, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 12, ठीक है। अब 12/5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 ज़ा 10, पॉइंट लगा, 0 5 4 ज़ा 20, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज माइनस 12, फोर्स निकालिए तो 7 न्यूटन आ जाएगा। एवरीबडी क्लियर, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, गॉट इट। अच्छा जी, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, 2.4 × 10 रेज माइनस 12, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर, ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन एलिमेंट इज 4 ईयर, यानी कि 4 साल के बाद वो आधा रह जाता है। मैं इसको ना बड़े कॉमन लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट इज 4 ईयर का मतलब क्या है, कि एक एलिमेंट है अभी वो 100% पे है, तो जब 4 साल बाद आके उसको आप देखोगे तो वो 50% रह चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 2 ग्राम है तो वो 1 ग्राम रह जाएगा, अगर 1 ग्राम है तो वो 0.5 ग्राम रह जाएगा। समझ आ रही है बात। तो अब वो कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ दैट आइसोटोप विल रिमेन आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद वो कितना रह जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। एक कंपैरिजन यहाँ पे मैं करना पसंद करूंगा, आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, देखते जाओ आप लोग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पुट कर लूँ कि एक, फॉर एग्जाम्पल अभी साल गुजरा नहीं है तो 100% है, जब 4 साल गुजरेंगे, यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, और यहाँ पे उसका लिख लेते हैं कि उसका जो सैंपल है वो कितना रह जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर 4 साल गुजरेंगे तो वो हाफ रह जाएगा। ये सर कैसे आपने लिखा भाई, लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कि वो आधा रह जाएगा कितने अरसे के बाद, 4 साल के बाद, मैंने वो लिख दिया। तो भाई इससे अब मुझे खुद बताओ, 4 के बाद, 4 के बाद आप इसको 8 साल बाद देखो, यानी एक और हाफ लाइफ गुजरी, तो ये हाफ का भी हाफ रह गया। फिर इसमें एक और हाफ लाइफ ऐड करो, यानी 12, तो ये 1/4 का भी आधा, 1/8, तो 12 साल गुजरने के बाद वो कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो चेक कर सकते हो ना, कि हाफ लाइफ उसकी है 4 साल, और हाफ का भी हाफ रह जाएगा, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी यानी 8 साल, और 1/4 का भी हाफ 1/8 होता है, तो उसमें 4 और ऐड करते जाओ। इसको मजीद भी कर सकते हो ना, कि मजीद ऐड करोगे
ठीक है, 4 ऐड करोगे तो 16 ईयर्स के बाद वो इसका भी हाफ 1/16 रह जाएगा, लेकिन उसने 12 ईयर्स का ही पूछा हुआ था, तो 12 ईयर्स के बाद तो 1/8 रह जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 300%। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी फिर इनिशियल पे कितनी थी? 100% थी, ये याद रखना होता है। इनिशियल पे 100% थी और उसके बाद 300% होगी। इट्स मोमेंटम इंक्रीज विल बी, मोमेंटम का इंक्रीज निकालना हम लोगों ने। अब सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बना के दे देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई भी कर दो, एम से डिवाइड भी कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आ गया? हाफ एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाई 1/m। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना आ गया? पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ऐसे ही है। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये एक रिलेशन मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आ गया। अब यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, तो बाई 300% का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है भाई? 400% का। कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 100 थी, फिर 300% का इंक्रीमेंट आया। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपके पास 10 रुपए हैं, फिर 50 रुपए का इंक्रीमेंट आया। मैं कहता हूँ इफ अ पर्सन अमाउंट इंक्रीज बाई 50%, तो 50% उसका बढ़ा जो उसके पास पहले मौजूद है, और परसेंटेज में इनिशियल परसेंटेज 100 मानी जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? 100% थी, उसमें 300% का आया, तो टोटल कितना हो गया? 400%। तो 400% का काइनेटिक एनर्जी की टोटल वैल्यू है। ठीक है, और ये 400% किसका? ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट। और ये है किसके इक्वल? इस इक्वेशन के मुताबिक पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूँ, अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें, जैसे मैं डिवाइड कर लूँ, जैसे अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लूँ, डिवाइड बाई 1, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे मैं डिवाइड कर लूँ, तो फिर क्या होगा? 2 को 1 पे डिवाइड किया तो काइनेटिक एनर्जी से कैंसिल। ऐसे ये ऊपर की दुनिया में 400% बचा, ऐसे ही है। और आगे हमारे पास ये क्या है? पी स्क्र, ऐसे ही है। और पी स्क्र अपॉन 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्र अपॉन 2m। अब इसको पी डैश में कह लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो नीचे 2m है, 2m से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया? ये बन गया 400 इक्वल टू पी डैश का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमारे पास बनी। अब यहां से हमने मोमेंटम के अंदर इंक्रीज निकालना है। तो मोमेंटम के अंदर इंक्रीज कितना निकलेगा? यानी ये पी डैश वाला निकालना है। तो पी डैश वाला हमारे पास सिंपल इज दैट पी डैश विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 इंटू पी स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 20p। ठीक है, 20p। या जिसको इसको 400% है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4p स्क्वायर, यानी मैंने परसेंटेज को हटा के लिख दिया। तो ये पी डैश मेरे पास बन गया 2p के इक्वल। ठीक है, 2p के इक्वल बन गया, यानी 20। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आपने 400 को 4 लिखा था ना, परसेंटेज को हटा के लिखा था, अब इसी को परसेंटेज वापस दे दो, यानी आप 2p मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, तो हमारे पास कितना हो गया? दैट विल बी ऑफ 200%। कितना हो गया? 200%। अब उसने कहा इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाई, अब 200% का मतलब क्या है? कि मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 थी। मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू 100 थी, उसके बाद बढ़ के वो 200 हो रही है। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है? 200। तो क्या 200 पर टेक करेंगे? नो वे। उसने क्या, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाई, इंक्रीज बाई का मतलब क्या है? जैसे यहां पे लिखा हुआ था इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाई 300, कि पहले 100 थी, बढ़ के 300 हुई है। तो मोमेंटम में भी इंक्रीज कितना हुआ है भाई? मोमेंटम में भी इंक्रीज 100 का हुआ है। सर यहाँ पे तो 200 निकला, ये 200 की अभी की वैल्यू है। जैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी ली है? 400। बड़ा तो 300% था क्योंकि 100 स्टार्ट में था, तो मोमेंटम की अभी वैल्यू 200% है।
लेकिन उसने इंक्रीज पूछा, खाली इंक्रीज, इंक्रीज 100 का आया। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ विल बी। हमने रेडियाई निकालने हैं, सर्कुलर पाथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशंस आ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है और चार्ज जो है वो 2 टाइम ग्रेटर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू होगी फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर, चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो क्यू वी बी की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके रिस्पॉन्सिबल है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। सेंट्रीपिटल फोर्स उसके रिस्पॉन्सिबल है। दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, एक वी वी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एम वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू बी आर के। एम वी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू बी आर के। आर निकालना है तो एम वी अपॉन में क्यू बी आ गया, एम वी अपॉन में क्यू बी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ को नोट करें कि आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी हमारे पास आ रहा है। अब एम वी तो मोमेंटम होता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर विल बी इक्वल टू पी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे बात किसकी हुई हुई है, बात हुई हुई है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम को इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे, अभी निकाला था। तो ये रिलेशन बन जाएगा आर इज इक्वल टू 2m, पी स्केयर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी था ना, तो ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बन गया, डिवाइडेड बाई क्यू बी का क्यू बी आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये कैसे आए इधर से देख लो ना, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्केयर। तो एम से मल्टीप्लाई भी कर लो, एम से डिवाइड भी कर लो, तो एम स्केयर वी स्केयर बना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जिसको ई लिख लिया, ये बन जाएगा पी स्केयर अपॉन में 2m। तो यहाँ से पी की वैल्यू यही निकलेगी ना, 2m काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमारे पास पूरा सिनेरियो एक बन चुका हुआ है। अब इस सिनेरियो के मुताबिक आप लोग चेक करो कि आर की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे पहले प्रोटॉन की बात हो रही है, फिर अल्फा पार्टिकल, तो ऊपर मैं लिख लूंगा आर प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इनकी रेशो निकालनी है। तो ऊपर अब हमारे पास प्रोटॉन की सारी बातें पुट होंगी, टू मैस ऑफ प्रोटॉन, और एनर्जी हमारे पास सेम है, उसको मैं ई लिख लेता हूँ। गॉट इट। और नीचे अब हमारे पास से डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यू पी, और साथ बी का बी, डिवाइडेड बाई अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का 2m का मैस। अब मैस कितना होता है हमारे पास, मैस हमारे पास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल 4 टाइम ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन, 4 mp लिख लिया। एनर्जी एज इट इज ई की ई आ गई, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और साथ बी का बी आ गया। अब देखो फैक्टर कैंसिल कौन से हो रहे हैं, ये एनर्जी एनर्जी से हो जाएगी, ये टू टू से हो जाएगा, ये एम पी से हो जाएगा, ये बी बी से हो जाएगा, ये क्यू पी से हो जाएगा। अब ऊपर टोटल हमारे पास कुछ बच रहा है, अब ऊपर कुछ हमारे पास बच रहा है, देखो ऊपर हमारे पास, यहाँ पे देखो 1, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब नीचे देखो 4 स्क्वायर रूट में, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे देखो 2, ऐसे ही है, 4 का स्क्वायर रूट 2, और डिवाइडेड बाई इधर भी 2 आ रहा है, तो ये 2 2 से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1:1। और 1:1 कहाँ पे लिख रखा है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्क डन by a force is defined as W is equal to F dot S. In a certain situation F and S are not zero but the work done is zero. तो भाई वर्क डन जीरो कब हो सकता है, वर्क डन हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, कॉज ऑफ 90 जीरो होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये दोनों राइट एंगल्स पे होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विल बी एट राइट एंगल। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तभी तो वर्क डन जीरो हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भी गिवन है बी भी गिवन है, एंगल निकालना है, तो एंगल हम डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो एंगल हमारे पास होगा दैट विल बी ए डॉट बी
ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा निकालना है तो ये कोसाइन इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में ए बी की मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड। ओके जी। अब ए डॉट बी 4 × 8 32, ठीक है, प्लस 3 × +6 तो 3 × 6 = 18, प्लस -4 × -2 प्लस का 8 आ गया। गॉट इट। अब ए की अलग मैग्नीट्यूड लो। ए की मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं? ए की मैग्नीट्यूड बनेगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये बन गया 25 29। गॉट इट। तो नीचे एक आ गया 29 मल्टीप्लाई बाई बी की मैग्नीट्यूड देख लो। बी की मैग्नीट्यूड निकलेगी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर +16। तो ये बन गया 70 100 और 116 बन गया। ओके। अब ऊपर हमारे पास क्या है? 32 में 8 ऐड करो 40 और 50 58। तो ऊपर हमारे पास आ गया 58, साथ में कॉज इनवर्स तो चलता ही आ रहा है, कॉज इनवर्स तो चलता ही आ रहा है। और नीचे अगर इन दोनों को मैं सेम में लिख लूँ 29 मल्टीप्लाई बाय 116। अब 116 2 5 ज़ा 10 1 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18। तो कॉज इनवर्स 58 डिवाइडेड बाई 29 एज इट इज आ गया। अब 116 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 29। गॉट इट। तो ये बन गया 58 डिवाइडेड बाई 2 भी स्क्वायर होके बाहर निकल आया, 29 भी बाहर निकल आया, 29 × 2 58 होता है। तो कॉस इनवर्स 58 डिवाइडेड बाई 58 कैंसिल होके 1 आ गया। अच्छा जी। अब ये देखो, 1 कॉज इनवर्स 1 किस पे होता है? कॉज 0 पे 1 होता है। कॉज 0 पे 1 होता है, तो हमारे पास एंगल कितना बना? एंगल विल बी ऑफ 0 डिग्री। वॉट इट। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों ने हल करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि if displacement graph shows particles A and B straight inclined at 60 degree and 30 degree, find the ratio of their speed। इनकी स्पीड की रेशो निकालनी है भाई। सिंपल सी बात है। एक ये कर्व है हमारे पास, एक 60 डिग्री पे है और एक 30 डिग्री पे है। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो स्लोप किसको बताएगी? स्लोप किसको बताएगी? स्लोप बताएगी स्पीड को। स्पीड को क्यों? क्योंकि स्लोप निकालने के लिए y को x पे डिवाइड किया जाता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा? वो स्पीड ही देगा ना। तो इसका मतलब है स्पीड निकालने के लिए स्लोप निकालना होगी। स्लोप, और स्लोप का ये होता है y को x पे डिवाइड कर लो, या स्लोप निकालने का तरीका होता है उसका tan ऑफ थीटा ले लो, क्योंकि एंगल गिवन है ना, तो मैं tan ऑफ थीटा से लूंगा। तो पहले एक स्लोप निकालूंगा मैं, स्लोप 1। ठीक है, स्लोप 1 निकालूंगा। स्लोप 1 कितना आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। और जो स्लोप टू है वो मैं निकालूंगा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। और उसने क्या बोला हुआ है ऊपर देखो, उसने बोला हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। पहले 60 है फिर 30 है, तो 60 वाला ऊपर और 30 वाला नीचे, इन दोनों की रेशियो निकाल लो। तो tan ऑफ 60 कितना होता है? √3। और tan ऑफ 30 कितना होता है? 1/√3। ये 3 ऊपर गया तो बन गया √3 मल्टीप्लाई बाय √3, जो कि 3 होता है। तो रेशियो कितनी बन गई? 3 बन गई। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। क्या निकालना था? दो पार्टिकल थे, एक एंगल 60 पे था, एक 30 पे था। एक कीवर्ड दे दिया कि ये डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करो तो स्लोप आती है। और स्लोप हम tan ऑफ थीटा से भी निकाल सकते होते हैं। तो मैंने ये tan ऑफ थीटा वाला क्यों यूज़ किया, y/x वाला? क्योंकि y की भी वैल्यू नहीं गिवन है, x में भी कोई ग्रेडिंग नहीं है ना, 10 15 20 नहीं ना गिवन है, तो एंगल गिवन है। तो स्लोप या तो y/x से निकल सकता है या tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा वाला यूज़ किया। ऊपर 60 वाला नीचे 30 वाला, पहले क्योंकि एंगल 60 का जिक्र हुआ है, पहले एंगल 60 का जिक्र हुआ है, चेक कर लो, और नीचे फिर 30। तो रेशियो आ गई √3/1/√3। तो ये √3 × √3 हुआ, जो कि 3 होता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये आप लोग खुद बताओ,
लाइमन की अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है स्पेक्ट्रल लाइन, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के टू मैन विद वेट्स इन द रेशियो 5:3 रन अप अ staircase in time the ratio 11:9 the ratio of their power will be that in seconds। पावर की रेशियो हम लोगों ने निकालनी है, ओके जी। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट देखें कि पावर अगर हम लोगों ने निकालनी है और हमें गिवन क्या कुछ है, गिवन हमें उनके वेट्स गिवन है, ठीक है, वेट। तो मैथ्स के सेंस में गिवन है तो हम कह सकते हैं कि पावर हमारे पास होगी, पावर विल बी इक्वल टू mgh अपॉन में टाइम। गॉट इट। अच्छा जी, अगर P1 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा m1gh अपॉन T1, क्योंकि मैथ्स और टाइम अलग अलग है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। P2 विल बी m2gh अपॉन में T2, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, P1 और P2 को शाबाश डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो जी एच और जी एच कैंसिल हो गया, इधर बना m1 अपॉन में T1 डिवाइडेड बाई m2 अपॉन में T2। गॉट इट। तो इसको लिख लेंगे m1 अपॉन में T1 मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन में m2। गॉट इट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो m1 अपॉन में m2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ओके जी, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। m1 अपॉन में m2 कितना है 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन में T1, तो ये 9 अपॉन में 11 बनेगा, 11 अपॉन में 9 नहीं बनेगा, 9 अपॉन में 11। 5 9 ज़ा 45, ऐसे ही है, डिवाइड बाई 11 3 ज़ा 33, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास बना। अब यहाँ पे चेक कर लो कि ये क्या कहीं पे डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारे पास हो सकता है 3 11 ज़ा 33, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो 15 अपॉन में 11, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। सिर्फ ये लॉजिक है यहाँ पे कि ये T2 अपॉन में T1 होगा, ये 11 अपॉन में 9 नहीं पुट करना है, ठीक है। नहीं तो 11 अपॉन में 15 बन जाएगा, जो कि वो भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। ये देखो ना P1 को। अच्छा, ये स्टेप ना अगर कंफ्यूज करा, ये मैं स्टेप दोबारा करवा देता हूँ, क्योंकि अगर कई बच्चों को ये स्टेप नहीं ना क्लियर होता है, ये स्टेप मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। मुझे भी एक दफ़ा तसल्ली हो जाएगी कि आप बच्चों को क्लियर कट हुआ। दोनों को डिवाइड करना है, P1 अपॉन में P2 करना है, सिंपल सी बात। देखो P1 क्या है, m1gh अपॉन में T1, आगे क्या आ रहा है डिवाइडेड बाई P2 कितना है m2gh अपॉन में T2, ऐसा है ना। अब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो m1gh अपॉन में T1 मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन में m2gh, ये जी से कैंसिल हो गया। अब देखो m1 अपॉन में m2 ये, और T2 अपॉन में T1 ये, बस वैल्यूज पुट की हैं। m1 अपॉन m2 ये है, T2 अपॉन T1 11:9 था ना, क्योंकि ये T1:T2 है, तो आपने T2:T1 पुट करना है, तो 9/11 हो गया। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंजिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बोर्ड के अंदर भी आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जो फेराडेज लॉ है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को बताता है, जो लेंजिस लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को बताता है। टू masses each equal weight m are attached to one and other by masses string passing over a smooth pulley, टेंशन कितनी होगी mg ही होगी, ठीक है। टेंशन कितनी हो जाएगी उसके अंदर mg ही होगी, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 के लेंसेज लॉ इज कंसिक्वेंस इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसकी कंजर्वेशन के साथ, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसर्न होता है। गॉट इट। किसके साथ कंसर्न होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। ओके जी। उसके बाद हमारे पास है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट भी क्या बनेगा, पर ओम बनेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ जो कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस बनेगी, सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, इसको हम नीचे करना चाहिए ना, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर ओम,
per ohm will be its unit. Got it? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑन विच कैन रोटेट अबाउट रीजन, देन द टॉर्क विल बी। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो जो टॉर्क का इफेक्टिव कंपोनेंट होगा तो वो तो आर एफ साइन ऑफ थीटा होगा। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू अगर हमारे पास इतनी है, करंट की वैल्यू अगर हमारे पास इतनी है और स्पीड भी दे दी है, पैरेलल वायर ऑफ 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। ओके जी, अब हमने फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो सिंपल सी बात मेरे माइंड में ये आ रही है कि फोर्स हम लोगों ने निकालनी है इलेक्ट्रॉन पे। बस ये कीवर्ड मैंने यहाँ से पकड़ा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। फोर्स ऑन चार्ज आ गई ना, तो फोर्स ऑन चार्ज कितनी होती है? एफ इज इक्वल क्यू वी बी। बस ये बात ही खत्म होगी। अब बी क्या होगी? वायर की बात हो रही है तो बी हम यूज कर लेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू की जगह पे ई आ गया, वी आ गया, बी की जगह पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर आ गया। ओके जी, आओ अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी मेरे भाई मेरी बहना कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10⁻⁶। ओके जी, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट कितना दिया हुआ है? 10 एम्पेयर का 10 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई का पाई मैं लिखूंगा क्योंकि पाई ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है यहाँ से? आर भी 0.1 मीटर वे। ओके जी, 0.1 है। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, मैंने पाई से पाई को उड़ा दिया। टू टू से नहीं हो रहा तो टू टू ज़ा फोर तो बन ही सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां से मैंने एक पॉइंट को खत्म करके इसके साथ जीरो लगा ली। आसान है काम, वैसे आसान है। ओके, अब देखो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन गया, ये एफ इज इक्वल, बड़े समझदारी के साथ देखना, 1.6 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ये 5 आ रहा है तो 5 भी यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी है? माइनस नाइनटीन प्लस का 6 माइनस का 7 और आगे ये जो 100 है इसकी भी तो प्लस की 2 होगा ना। कोई बात नहीं, लिखो ना साथ, एफ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, अब नीचे चेक करो, यहाँ पे ये 2 भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 भी तो आ रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो साथ आएगा। ठीक है। अब ये 2 5 10 है, इसको फिर 3 बना दो। देखो ना, ये जो 2 बचा है ये किधर गया? ये वाला, ये जो मैंने सर्कल किया ये 2 किधर है? ये भी तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना। आगे चल के कर लेते हैं, ये देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 करके देखो कितना होता है? 10, तो वो 10 आ गया। आगे मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 19 प्लस 6 तो कितना बन गया? पहले माइनस माइनस ऐड कर लो, -19 -7 कितना बन गया? -26 प्लस 2 और प्लस 6 बन गया +8। गॉट इट? तो f इज इक्वल टू 1, ये आप लोगों के लिए इतना स्टेप बढ़ा रहा हूँ, हालांकि 1 मिनट में इसका आंसर आ जाना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻17 आ जाना है। ये देखो आगे, अब मल्टीप्लाई बाई 10 -26 में से 8 को 26 में से 8 को माइनस करो तो कितना बना? -18। -18 ऐसे ही है। तो एक ये प्लस का 1 भी है तो कितना बन गया? -17। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये देखो ना, बहुत ही सिंपल। कैसे? कि 1.6, 26 में से 8 को माइनस करो, 26 में से 8 को माइनस करो तो माइनस का 18 आ गया, लेकिन ये 10 की पावर 1 भी तो थी ना, ये भी इसमें से माइनस होकर -17 आ गया। गॉट इट? तो ये कहाँ पे लिख रखा है? ये हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है अल्फा ऑप्शन के अंदर ही। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हुई हैं। आओ अब हम मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे देखते हैं। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ ओके जी, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन का अच्छा डायमेंशन है, स्ट्रेन की डायमेंशन भी नहीं होती है, यूनिट भी नहीं होता है। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है एम ए, तो एम की एम, ठीक है, ए की एल टी माइनस टू। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बन गया। एक लेंथ लेंथ से कैंसिल होगी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो शाबाश सारे बच्चे देखेंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सो आई विल चूज अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की निकालनी है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी होता है, आई एल बी। तो इसमें से बी कितना निकल आएगा? एफ अपॉन में आई एल। अब फोर्स की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, ऐसे ही है। करंट, यहाँ पे क्या आ गई? करंट आ गई। तो करंट की मैं आई ही लिखूंगा, ठीक है, करंट की मैं यहाँ पे आई को ही लूंगा। करंट की मेरे पास आई आ गई, और आगे लेंथ की कैपिटल एल, एल एल से कैंसिल हो गया, ऐसे ही है। अब ये आई ऊपर भेजते हैं, तो एम आई माइनस वन टी माइनस टू, तो एम आई माइनस वन, ठीक है। एम बी की निकालनी है ना, तो ये क्या बन गई हमारे पास? बी की हमारे पास बन गई एम आई माइनस माइनस वन और टी माइनस टू। तो ये हमारे पास बन गई एम आई माइनस वन और टी माइनस टू। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये आई लिखना था, ये टी दो बार लिख दिया, तो एम आई माइनस वन टी माइनस टू। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन। याद रख लो डायमेंशन की प्रॉपर्टी कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, नोट लगाएंगे, एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं सब की डायमेंशन सेम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ये टर्म है वी, वी वेलोसिटी होती है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन। यहाँ ए आ गया, ए की भी एल टी माइनस वन होगी। यहाँ पे बी टी दूसरी टर्म है, तो बी टी की भी क्या डायमेंशन होगी? एल टी माइनस वन ही होगी। तो ए की तो सीधी सीधी एल टी माइनस वन आ गई। अब बी टी की एल टी माइनस वन है, तो बी की कितनी बनेगी? टी उधर चल के डिवाइड कर दो, टी उधर चल के डिवाइड कर दो। टी की कितनी होती है? कैपिटल टी, तो ये ऊपर गया तो ये माइनस टू बन गया ना, एल टी माइनस टू। तो ए की कितनी? एल टी माइनस वन। बी की कितनी? एल टी माइनस टू। तो ए और बी की पूछिए, ए की आ गई एल टी माइनस वन, किधर है? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू। अच्छा, ये टी टी एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये एक टी टी एक्स्ट्रा लग गया हुआ, ठीक है, एल टी माइनस वन और ये एल टी माइनस टू, गॉट इट। ये प्रिंट मिस्टेक है, नस्ट के टेस्ट के अंदर ये मिस्टेक नहीं थी, ये जो हमने कंपोज करवाया उसके अंदर होगा, ठीक है। नस्ट के अंदर बिल्कुल सही आते हैं। वन इंचज विल बी इक्वल टू, वन इंच किसके इक्वल होता है भाई? ये 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। 1 kg इज इक्वल टू, 1 kg के अंदर तो 1000 ग्राम्स भी होते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि वन हेक्सा जीरो, हेक्सा जीरो मिलीग्राम भी होते हैं, ठीक है। 1 ग्राम में आ गया 1000 मिलीग्राम आ गया, और 2.24 एलबीस भी होंगे। तो हमारे पास सारे ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर विल बी। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर है, या 0.01 सेंटीमीटर है, या 0.0001 मीटर है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम अदर। किसके डिफरेंट यूनिट होंगे बाकियों की निस्बत? तो यहाँ पे देखो, वेट, वेट का यूनिट न्यूटन। यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स पर, यंग्स मॉडुलस है ना, तो नीचे स्ट्रेन, इसके यूनिट की बात हो रही है, स्ट्रेन का कोई नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया एरिया से कैंसिल होकर फोर्स का न्यूटन ही बना, दोनों का न्यूटन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स के इक्वल होता है, जिसका यूनिट न्यूटन बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ऑप्शन ही ठीक होगा। मैंने बिना सोचे समझे डेल्टा को लगा दिया, पहले तीनों का न्यूटन निकला है, तो इसका मतलब इसका ही चेंज होगा। अब इसको देख लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू, डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम,
मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये तो कोई यूनिट नहीं है फोर्स का, तो इसका चेंज है। यूनिट तो है लेकिन ये न्यूटन नहीं है ना। तो बाकी तीनों का न्यूटन था। द रेशियो ऑफ टेंशन, टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऑफ टेंशन है, एंड द सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टेंशन की भी एक फोर्स है। इन दोनों की रेशियो लेनी है। अच्छा, रेशियो लेनी है तो रेशियो हम कैसे ले सकते हैं? टेंशन कितनी आ गई? एफ, और नीचे सरफेस टेंशन है एफ अपॉन एल। गॉट इट। तो यहां से बटे का बटा ऊपर चला गया लेंथ, और फोर्स फोर्स से कैंसिल हो गई तो लेंथ बची। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है भाई? लाइट ईयर बेसिकली एक डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर भी टाइम का यूनिट है, ल्यूनर मंथ भी और मंथ भी। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर टू टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ, ओके। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस टू द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टाइम ही आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो ये किसके होता है? वेलोसिटी का ही होता है ना। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर चूज द पेयर डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। किसकी आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होगी? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जूल सेकंड में, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी जूल सेकंड में। वर्क एंड टॉर्क न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर। वर्क भी होता है एफ डी, एफ का न्यूटन, डी का मीटर। टॉर्क भी होता है आर क्रॉस एफ न्यूटन मीटर। बिल्कुल ठीक है, ये भी न्यूटन मीटर आ गया। इम्पल्स एंड मोमेंटम दोनों सेम होती हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, भाई वैसे भी देखने वाली बात है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट है। तो दोनों के यूनिट्स भी अलग अलग होंगे और डायमेंशंस भी अलग अलग होंगी। और यही उसने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। तो भाई जब यूनिट ही आइडेंटिकल नहीं है तो डायमेंशन भी आइडेंटिकल नहीं होंगी। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद जाउल पर मीटर विल बी इक्वल टू। अब जाउल पर मीटर, मीटर नहीं ना समझ आ रही, ऐसे करना है। जाउल किसको होता है? वर्क डन का। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी। कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक स्टेप करके दे देता हूँ। ठीक है, याद रखो, जाउल पर मीटर है ना, तो जाउल क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, मीटर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है, ऐसे ही है। तो वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी, और नीचे डी, डी डी से कैंसिल होके क्या बचा? एफ। और एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन इज द राइट ऑप्शन। न्यूटन इज द राइट ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू बी सी, where a is equal to lt minus 1 and b is equal to t minus 1, then the dimension of c will be। मैं अभी बता के आया था कि जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी उनकी डायमेंशन सेम होगी। आप बोलोगे b और c की भी सेम होगी, नो वे, b c की मिला के सेम होगी। ठीक है, a की एल टी माइनस वन है और b की t माइनस वन है। डायमेंशन ऑफ c निकालनी है। देखो रिलेशन क्या लिख रखा है, a इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब ए की तो आ गई एल टी माइनस वन, बी हमारे पास कितना है? टी माइनस वन। अब कुछ सोचने वाली बात तो इसमें नहीं है, सी की निकालनी है। तो एल टी माइनस वन ए की थी, नीचे जाके भेज दो ये बी की टी माइनस वन। तो ये टी माइनस वन से कैंसिल, तो सी की आ गई कैपिटल एल। कोई मसले की बात नहीं है। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आनी चाहिए थी। अगर फॉर अ पार्टिकल ए इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, वेयर, अब ये जाहिर सी बात है, इधर ही रुक जाओ। ए इज इक्वल टू सी, ई अपॉन सी स्क्वायर किसकी बात हो रही है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना। तो भैया एम की बात हो रही है ई अपॉन में सी स्क्वायर, तो एम, एम की क्या पूछी जा रही है? एम की डायमेंशन। तो ए की जगह पे एम है ना, तो मैस की डायमेंशन, मैस की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम ही होगी, उसका एल भी जीरो होगा, टी भी जीरो होगा।
तो ML0 T0 कहाँ पे लिख रखा है? बी ऑप्शन में। समझे? ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में एमसीक्यूज को कर लेना होता है आप लोगों ने। जाउल सेकंड पर मीटर, जाउल सेकंड यानी वर्क डन इनटू टाइम अपॉन में मीटर, यानी डिस्टेंस की बात हो रही है। वर्क डन क्या है? FD, ऐसे ही है, इनटू टी डिवाइड बाई डी, तो एफ डी डी से कैंसिल हो गया, फोर्स इनटू टी, फोर्स इनटू टी, एफ क्रॉस टी इम्पल्स को बताता है। इम्पल्स नहीं है, इम्पल्स का यूनिट सेम ही होता है जो मोमेंटम का है। तो मैं बी ऑप्शन को चूज कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्सेस हमें गिवन है, विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम पॉइंट R1, इसको कह लो, इसको R2 कह लो। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास गिवन क्या है? फोर्स है, फोर्स यहाँ पे स्प्लिट करके दी हुई है और डिस्टेंस भी यहाँ पे स्प्लिट करके दिया हुआ है। अब डिस्टेंस हमेशा याद रखो, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा R2 माइनस R1। तो डिस्टेंस विल बिकम व्हाट? 5 - 1, दैट विल बी 4 i कैप। 4 - 2, तो दैट विल बी +2 j कैप। और 1 - 3 करेंगे तो आंसर विल बी -2 k। गॉट इट? तो ये हमारा डिस्टेंस है। अब हमारे पास अगर आप लोग देखो तो फोर्स कितनी गिवन है, फोर्स को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फोर्स इज व्हाट? 4 + 3 7 i कैप, 1 + 1 2 j कैप, और -3 - 1 तो -4 k कैप आ गया। तो भैया अब आपके पास डिस्टेंस भी आ गया, फोर्स भी आ गई, तो वर्क डन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। वर्क डन विल बी F.D। तो वर्क हमारे पास F कितना है? 7 × 4 = 28, +2 × 2 4, -2 × -4 the answer will be +8। तो work done will be 32 + 8 40 joule, so right option will be alpha option, so alpha option is a right option। Got it? Next question है, the summation of two unit vector is the third unit vector, then the modulus of difference of unit vector will be। अच्छा, modulus of difference बेसिकली है a - b, डिफरेंस में इसका मॉडुलस भी ले लो। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab कोसाइन ऑफ। अब एंगल हम कितना पुट करेंगे? देखो, ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर है, 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन गया, -2 × 1, ए की जगह पे भी बी की जगह पे भी 1। अब भैया एंगल होगा कॉस ऑफ 120 डिग्री। कैसे पता चला? दो यूनिट वेक्टर हैं, थर्ड भी यूनिट वेक्टर है, तो एक ट्राई एंगल बन रही है, एंगल का सम 60 60 होगा यहाँ पे 60, तो ये वाला इफेक्टिव एंगल 120 डिग्री का होगा। और कॉस ऑफ 120, कॉस 60 पे भी 1/2 होता है, कॉस 120 पे भी 1/2 है, लेकिन 120 की वैल्यू -1/2 होगी। तो 1 + 1 - 2 कॉस ऑफ 120 की वैल्यू -1/2 आ गई, 2 से उड़ गया। तो ये बन गया 1 + 1 माइनस इंटू माइनस तो +1। तो भैया ये बन गया √3, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर ए गिवन है, बी है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भैया अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो 2 × 3 6, +2 × 6 12, और 3 × अल्फा बन गया 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो 6 + 12 विल बी 18, इसको इधर भेज दो तो ये बन गया माइनस का 18। ऐसे ही है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू -18 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, तो अल्फा की वैल्यू या ए कह लो, इसकी वैल्यू कितनी बन गई? -6। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट कब नेगेटिव होती है? जब वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज, तो कोसाइन ऑफ 180 कितना होता है? -1। तो डॉट प्रोडक्ट कब नेगेटिव होती है? व्हेन एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। याद रख लो, कोसाइन 180 डिग्री पे देता है -1 की वैल्यू, कोसाइन 180 पे देता है -1 की वैल्यू, जबकि अगर मैं बात करूं साइन 180, तो साइन 180 देता है 0, क्योंकि साइन एन पाई पे 0 देता है ना। साइन 180 हो, 360 हो, उस पे 0 होती है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कैन बी डिटरमिन्ड। आप लोगों के माइंड में आएगा डॉट है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द एंगल विद क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल, सो द बेस्ट चॉइस विल बी बोथ ए एंड बी। Yes, recommended is to find angle between two vector by dot product, but you can find out angle by using cross product, a cross b equal to ab sine of theta. So we will choose only one option, that will be C option. Next question है, angle iota +3 j with positive x axis। ओके जी, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इसका आई कैप यहाँ पे बना,
यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री बना हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लूँ तो मेरा ये वाई वाला कितना बन रहा है, स्क्वायर रूट थ्री, ऐसे ही है। तो ये स्क्वायर रूट थ्री अपॉन में वन, यानी बेस। तो ये हमारे पास क्या बना, टेंजेंट थीटा, एंगल पूछा हुआ है। तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री अपॉन में वन। tan स्क्वायर रूट थ्री किस पे होता है, 60 डिग्री पे, और यू कैन से पाई बाई थ्री रेडियन। तो राइट ऑप्शन विल बी 60 डिग्री, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद ऑपोजिट साइन। बात ये कर रहा है दो वेक्टर्स हैं, क्या दोनों आपस में पैरेलल हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा ये दूसरा वाला वेक्टर मुझसे टेढ़ा बन गया, इसको ये देखो, दूसरे वाला ये वेक्टर, भैया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये दोनों पैरेलल है। इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव कर लो, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल। दीज आर एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर गिवन थीटा ए माइनस बी निकालना है। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको करवा के आया हूं। अगर मॉडुलस का, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मॉडुलस आ जाए तो भैया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा होगा। तो दैट विल बिकम ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी का स्क्वायर 10 100 -2 × 10 × 10 आ गया, और कोसाइन ऑफ 60 विल बी 1/2, जो कि 2 से उड़ गया। तो आपके पास बना मेरे प्यारे भाइयों 100 + 100 200, -10 × 10 कितना बना, 100 बना। गॉट इट। तो 200 में से 100 को माइनस करोगे तो 100 आएगा, और भैया 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे इंटू के क्रॉस आई। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे का सर्कल एक बना लूँ, और यहाँ पे मैं लिख लूँ आई कैप, यहाँ पे मैं लिख लूँ जे कैप, यहाँ पे मैं लिख लूँ के कैप। याद रखो, या तो क्लॉकवाइज आप रोटेशन कर सकते हो, आपको पता है, या तो घड़ी की तरह की रोटेशन कर लो, या घड़ी के ऑपोजिट एक्सक्यूज मी रोटेशन कर लो। तो क्लॉकवाइज अगर मैं चलूंगा तो आई और जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो के आएगा। अगर मैं जे और के को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आएगा। अगर मैं के और आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो जे आएगा। ये तो क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज चलो, अब आई और के को कर लो। अगर आई और के को करोगे तो माइनस का जे आएगा। अगर आई और के को करोगे तो माइनस का जे आएगा। अगर भैया के और जे को करोगे तो माइनस का ही आएगा। अगर जे और आई को करोगे तो माइनस का के आएगा। अब के क्रॉस आई है तो सीधा सा के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है तो आगे जे आएगा, तो बाहर भी जे है अंदर भी जे बना, जे डॉट जे विल बी जे स्क्वायर। डॉट ओपन होगा तो कोसाइन दोनों सेम जे जे के हैं तो एंगल जीरो। कॉज ऑफ जीरो वन, जे की मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर, कॉज ऑफ जीरो वन, वन स्क्वायर वन इंटू वन, द आंसर विल बी वन। सो राइट ऑप्शन इज एल्फा ऑप्शन। सही से बताया, 100% तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। ऐसे ही आप लोगों को मैं रूटीन में ये तमाम चीज़ें लेके चलाता जाता। Next question है, the ratio of the binding energies of hydrogen atom in the first and the second excited state will be। तो भैया यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। Whenever I used to say भैया, इट मीन्स के भाई और बहना दोनों को मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होगी। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ई एन किसी भी ऑर्बिट के अंदर -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होती है। अब भाई अगर तो ई वन है, अगर तो ई वन पहले ऑर्बिट के लिए, तो -13.6 अपॉन में वन का स्क्वायर आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला, इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ई टू क्या बनेगा, -13.6 डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। रेशो निकालनी है फर्स्ट टू सेकंड, तो ई वन डिवाइडेड बाई ई टू कितना बनेगा, ई वन इज -13.6 डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर, फिर डिवाइड -13.6 डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर। तो ये बन गया -13.1, एक का स्क्वायर एक, ज़रब दी तो दो का स्क्वायर चार ऊपर चला गया, -13.6 नीचे, ये इससे कैंसिल हो गया। द आंसर विल बी 4 डिवाइडेड बाई वन। सो रेशो विल बी 4:1, दैट इज रिटन इन बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू गिवन है, द वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज की हमसे बात की जा रही है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि बाल्मर सीरीज के अंदर पहला लाइमन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आएगा। लाइमन में इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आएगा। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड में आएगा, लेकिन भाई ये जो सेकंड में आ रहा है वो किधर से आएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या इन्फिनिटी से जंप करके सेकंड में आएगा। किस में आएगा? वो सेकंड में फिक्स होके आएगा, ऐसे ही है। यानी कि हमारे पास अब रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है? दैट इज 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इन टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर। अब वो पी स्क्वायर वो लोअर ऑर्बिट होता है, जो लाइमन के लिए 1 फिक्स हो जाता है, बाल्मर के लिए 2 फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बाल्मर के लिए वो कितना हो जाएगा? 2 फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब वो कह रहा था वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन तो तभी हासिल हो जाएगी ना जब आप पी तो फिक्स है 2, और फर्स्ट लाइन कब होगी? जब वो तीसरे से दूसरे में आ जाए। ये फर्स्ट लाइन तो यहाँ पे ही हो जाएगी। ज्यादा लाइंस कब हासिल होंगी? जब वो इन्फिनिटी से लंबे बड़े दूर वाले ऑर्बिट्स, यानी पांचवें छठे से जंप करके दूसरे में आएगा। वो दूसरे में क्यों? क्योंकि बाल्मर की बात हो रही है। वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर में पी की वैल्यू 2 फिक्स हो जाती है, लाइमन में पी की वैल्यू 1, पास्चर में पी की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। तो निकालो, बहुत सिंपल है। 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है? 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। गॉट इट? सो सिंपल, 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू 1.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 9। ओके, 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ इंटू एलसीएम आ गया 36, तो 9 - 4 बना। 1 अपॉन में लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 9 - 4 5, डिवाइडेड बाई 36, डिवाइडेड बाई 36, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ। अब यहाँ पे लैम्डा निकालनी है, तो लैम्डा निकालने के लिए इसको मैं कर लूंगा 36 से डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 5। तो लैम्डा मेरे पास कितना आ गया? ऊपर तो हमारे पास कितना आया? ऊपर तो 36 है, ऊपर तो 36 है। अब नीचे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1.09 को 5 से। तो 1.09 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? अगर 1 पॉइंट, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं 1.09 को 5 से करूंगा, पॉइंट इग्नोर कर दें, 45, 5 टेकन 4 0 और 4 आ गया, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 2 डिजिट, तो ये बन गया 5.54। तो 5.45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ये यहाँ पे हमारे पास बना। तो लैम्डा विल बी, अगर आप इसका भी एक पॉइंट करके 100 ऊपर लगा देंगे, तो दैट विल बी 3600 डिवाइडेड बाई 545 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा? दैट विल बिकम, या आप अगर इसको इधर भी कर लेते हो तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो यहाँ पे एक मैं काम ये भी तो कर सकता था कि ये जो 0.45 है ये एम डिस्टर्ब कर रहा है, ये एम पॉइंट्स में, तो 5 तक ही इसकी अगर मैं वैल्यू रहने देता हूँ तो इससे और आसानी हो जाएगी। ठीक है, आसानी कर लेते हैं। तो 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 5 आप लोगों को पता ही है, 5 अगर मैं 6 करता हूँ तो 30, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये कितना बनेगा? 5 दैट विल बिकम 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 6.605 बनेगा। और आगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, ये ऊपर गया। अब इसका पॉइंट अगर मैं ख़त्म करके इसको दे दूंगा तो लैम्डा विल बी 6605 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10, क्योंकि पॉइंट 3 इसको मैंने दे दिए। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया? दैट विल बी इक्वल टू 6605, 10⁻⁻10 होता है एंगस्ट्रॉम के इक्वल। सो राइट ऑप्शन विल बी एल्फ ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। मिनिमम टू मैक्सिमम, अब एक चीज मुझे आप लोग तमाम बच्चे बताएंगे कि बाल्मर सीरीज में पी कितना हो जाता है? 2 फिक्स हो जाता है। गॉट इट?
अब मुझे बताओ मिनिमम वेवलेंथ कब होगी। मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब एनर्जी की ट्रांजिशन ज्यादा हो रही है, एनर्जी का गैप ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो वो कब हमारे पास होगी, जब वो इन्फिनिटी से जंप करके सेकंड में आएगा। यानी 1/λ विल बी R × 1/p, तो 2 ही फिक्स रहेगा लेकिन n इन्फिनिटी हो जाएगा। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी का गैप थोड़ा होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे से ही जंप करके दूसरे में चला गया। n 3 है और p तो 2 ही फिक्स है। इनकी रेशो निकालनी है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं लिख लूंगा फॉर मिनिमम, मिनिमम वेवलेंथ के लिए मेरे पास क्या होगा, 1/में इक्वल टू R × 1/2 का स्क्वायर 4 बन गया, माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होगा। तो लैम्डा मेरे पास कितना बन जाएगा, लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू 1/इन्फिनिटी विल बी 0, तो R/4 है तो ये 4/R बन गया, क्योंकि लैम्डा मिनिमम मैंने कर लिया इसको। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे बताओ लैम्डा मैक्सिमम कैसे होगा। फॉर लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए मैं कर लूंगा 1/में इक्वल टू R × मैक्सिमम तभी होगा जब वो तीसरे से जंप करके दूसरे में आ रहा है। ठीक है। तो 1/λ R × 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ इक्वल टू, ये इसका एलसीएम लोगे तो नीचे 36 आ गया, ऊपर 9 - 4 तो 5/36। लेकिन जब आप लैम्डा निकालोगे तो दैट विल बी 36/5R। अब आपने मिनिमम टू मैक्सिमम निकालना है तो ये तो मैक्सिमम निकल आया, तो मिनिमम ऊपर लिखो लैम्डा मिनिमम, और मैक्सिमम नीचे लिख लो। तो रेशो कितनी बनेगी, मिनिमम कितना है 4/R, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम कितना है 36/5R। तो जब आप 4/R मल्टीप्लाई करोगे तो 5R/36, तो R से कैंसिल, 4 9 × 36, द आंसर विल बी 5/9। देख लो कहीं पे लिख रखा है 5/9, यस, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EP and EK are the potential energies and kinetic energy of the electron in stationary orbit in the hydrogen atom. The value of EP/EK। जज कर रहा आप लोगों को कि EP और EK की वैल्यूज आती हैं या नहीं आती हैं। सिंपल इज दैट। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना EP, याद रख लो EP होती है -KE² में R n, या R कह लो। E के काइनेटिक एनर्जी होती है KE² में 2R। तो भैया EP/में ई के बच्चे बड़ी गलती कर बैठते हैं, बच्चे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जल्दबाजी में गलती करते हैं। अब देखो मैं कैसे करूँ, EP की वैल्यू मेरे पास है -KE² में R है ना। अब बच्चे इधर ही डिवाइड कर देंगे, इधर ही, भाई करने को ऐसे भी कर लेते हो लेकिन अभी आप लोगों की इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप देखो ना, ये EP की वैल्यू लिखी है, अब डिवाइडेड है ना, वो डिवाइडेड को इस तरह लिख लो। ये अब जो नीचे आप लोगों ने डिवाइड करके लिखना था वो आपने बटे का बटा कैसे ऊपर भेजना है, कंफ्यूज हो जाते हो, गलतियां होती हैं ना। ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करो, यहाँ पे डिवाइडेड, अब ई के की वैल्यू कितनी है, KE² में 2R। अब इसको आराम सुकून से कर लो, -KE² में R मल्टीप्लाई बाई 2R/KE²। अब ये तो कंफर्म बात है आंसर माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म बात है आंसर में माइनस आएगा। अब के ई स्क्वायर से कैंसिल, आर से कैंसिल, और सिर्फ 2 ही बचा, तो -2 इज द राइट आंसर। अब -2 कहाँ पे लिख रखा है, -2 लिख रखा है डेल्टा ऑप्शन में। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर लाइमन सीरीज लाइज इन डैश रीजन। लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस रीजन में जाती है, वो जाती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। याद रख लो जो लाइमन रीजन होगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी अल्ट्रा वायलेट में। जो बाल्मर रीजन होगा, जो बाल्मर सीरीज होगी उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी विजिबल रीजन में। जो हमारे पास पास्चन होगा, जो पास्चन सीरीज है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी इंफ्रारेड रीजन में। जो ब्रैकेट है हमारे पास उसकी भी जाएगी स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड रीजन में। जो पी फंड है उसकी भी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी इंफ्रारेड रीजन में। जो हम फ्रीज है उनकी भी स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी इंफ्रारेड रीजन में। याद रखो अगर वो कहता है मुझे निकाल के दिखाओ लाइमन टू पास्चन,
तो कौन सी रीजन में स्पेक्ट्रल लाइन जाएंगी? लाइमन टू पास्चन में अल्ट्रा वायलेट भी आएगा, विजिबल रीजन भी आएगा, और एक इंफ्रारेड का रीजन आएगा। गॉट इट? इंफ्रारेड का रीजन पास्चन से शुरू होता है। अगर ब्रैकेट भी लिखा होगा तो आपने पास्चन वाले पे टिक करनी है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? मेरे ख्याल में तो आप तमाम बच्चों को पता चल गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। सो मेरे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज गिवन बाय इट्स कंपोनेंट ए एक्स की वैल्यू गिवन है ए वाई, व्हाट एंगल डज वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह का एक पहले भी क्वेश्चन करवा के आ चुका हूं कि आप लोगों के पास भैया यहाँ पे ए एक्स की भी वैल्यू गिवन है, ए वाई की भी वैल्यू गिवन है, तो क्यों ना आप इसको वाई कह लो, इसको आप ए एक्स कहेंगे। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 7.5, ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2.5। अब हमने एंगल निकाला है तो tan ऑफ थीटा ही यूज करेंगे। तो एज वी नो के टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो भैया हमारे पास एंगल निकालना है तो tan उधर भेज देते हैं। तो थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स ए वाई कितना है? 7.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो कैंसिल करोगे तो 3 ही आएगा। थीटा इज इक्वल टू, नहीं समझ आई? देखो इसका पॉइंट खत्म करो नीचे जीरो, इसका पॉइंट करो ऊपर। इसको ऐसे देख लो ना, 7 5 और 2 5, ये जो 0.5 गया ये इधर जीरो आ गया, इसका एक जीरो इधर, जीरो जीरो से कैंसिल, 5 5 पर 25, 5 1 पर 5, 5 5 पर 25, 5 1 पर 5, 5 3 बार 15, तो 3 ही आया ना। तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 3, जो कि लिख रखा है अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद डियर पासियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर R1 एंड R2 बोथ आर इन एक्स वाई प्लेन। R1 की मैग्नीट्यूड गिवन है, R2 की भी गिवन है, थीटा वन भी गिवन है, थीटा टू भी गिवन है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। मेरे ख्याल से तो उसने तमाम चीज़ें आप लोगों को बता दी हुई हैं। कैसे? भैया R1 क्रॉस R2 निकालनी है, R1 क्रॉस R2 आप लोगों को निकालनी है। तो ये बनेगा R1 की मैग्नीट्यूड, फिर आएगा R2 की मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा साइन ऑफ थीटा। एन कैप सर किधर गया? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो R1 की मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3, और फिर हमारे पास R2 की है 4। तो साइन ऑफ एंगल कितना पुट करेंगे? ये 30 है, ये 90 है, तो इसके बीच का इफेक्टिव एंगल पुट किया जाएगा, और इफेक्टिव एंगल कितना बनेगा? यही इस क्वेश्चन में बस लॉजिक थी, दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल होगा इफेक्टिव एंगल। तो साइन ऑफ 60 डिग्री पुट करूंगा, 4 3 ज़ा 12, साइन ऑफ 60 होता है 1, स्केयर रूट 3 अपॉन में 2, स्केयर रूट 3 अपॉन में 2 होता है स्केयर रूट 3 अपॉन में 2। 2 6 ज़ा 12, तो बन गया 6 इंटू स्केयर रूट 3, और ये हमने इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकाली है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये पैरेलल टू क्या होगा? ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो पैरेलल टू जी एक्सिस जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। सिंपल इज दैट, एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जाके ए क्रॉस बी किधर जाएगा, या आर वन क्रॉस आर टू किधर जाएगा? जी में जाएगा। एक्स जी प्लेन में होता तो वाई में जाना था, वाई जी में होता तो एक्स में जाना था। अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो इन दोनों का क्रॉस जी प्लेन में गया। द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली। अभी आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर हमारे पास द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली, कि 5 साल के बाद उसकी कितनी परसेंटेज रह जाएगी। जब आप लोगों ने इस तरह का, मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा के आ चुका हूं, नहीं समझे? इधर दोबारा करवा देता हूं, मौजूद हूं इधर ही। भैया इसको ऐसे क्यों ना मैं कह लूं कि इधर मैं टाइम ले लेता हूं, ठीक है, और इधर मैं उसका सैंपल का वॉल्यूम ले लेता हूँ, ये क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। अब जरा जज करते जाओ, शाबाश। अगर मेरे पास टाइम जीरो गुजरा हुआ तो वो भी 100% पे है, फिर टाइम हाफ लाइफ गुजर गया, फिर टाइम कितना, 1 ईयर गुजरा, चलो 1 ईयर, 1 ईयर कह लेते हैं, टाइम कितना गुजरा, 1 ईयर गुजरा, 1 साल के बाद वो आधा रह गया, दूसरे साल के बाद वो आधे का भी आधा, यानी कितना रह गया, वो हमारे पास 1/4 रह गया। उसके बाद
3 सालों के बाद वो कितना रह गया, वो 1/8। चौथे साल के बाद 1/16। पांचवें साल के बाद 1/32। 1/32 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.132। गॉट इट। तो 5 सालों के बाद वो कितना रह जाएगा, दैट विल लेफ्ट द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली। तो वो 5 हाफ लाइफ के बाद, तो ये देख सकते हो, एक हाफ लाइफ गुजरी, दूसरी हाफ लाइफ गुजरी, तीसरी हाफ लाइफ गुजरी। ठीक है, तो वो कितना रह जाएगा, 3%। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3%। कैसे, 0.312 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो द आंसर विल बी 3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनल मास ऑफ बॉडी एंड इट्स ग्रेविटेशनल मैसेज आर। ये बेसिकली इंटरनल मास है और ग्रेविटेशनल मैसेज हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम क्वांटिटीज हैं। याद रख लो, ये दोनों क्या हैं, सेम क्वांटिटीज हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट 50 kg बॉय हु क्लाइम्स आ 2 मीटर स्टेप लैडर इन 10 सेकेंड। तो हमने इसका बताना है एवरेज पावर को। ठीक है जी। अब पावर का हम फार्मूला सिंपल सा कौन सा यूज करेंगे, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, तो वर्क डन मेरे पास आ गया mgh अपॉन में टाइम। अब मैथ कितना है उसका, 50 kg, जी की वैल्यू 9.8, एच कितना है, 2 मीटर है, और नीचे टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। ऐसे ही है, टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 सेकेंड का आ गया। ओके जी। तो ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 5 2 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8, द आंसर विल बी 98 वॉट। वॉट इट। ओके जी, तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरप्लेन लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, जो एयरप्लेन की लिफ्ट है वो किस पे बेस कर रही होती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के 2026 के राउंड वन में आ चुके हैं। 2026 का राउंड वन कब हुआ था, 2026 एडमिशन के लिए राउंड वन हुआ था 2025 के नवंबर के लास्ट और 7 8 दिसंबर तक चला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो 2025 में राउंड वन हुआ था ना आप लोगों का, वो हुआ 2026 के एडमिशन के लिए था। ठीक है, अभी राउंड टू शुरू हो रहा है 31 जनवरी से ऑनवर्ड, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो आप लोगों को राउंड टू स्टार्ट होगा, राउंड वन हो चुका होगा। उसके बाद किरचॉफ फर्स्ट रूल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है चार्ज का, चार्ज को डील करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज भी याद रख लो, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो भी बेस करता है किरचॉफ फर्स्ट रूल पे। व्हीट स्टोन ब्रिज भी किस पे बेस करता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल पे। ओके जी, उसके बाद है द मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएटेड वेव इज, यहाँ पे एच भी दे दिया सी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, सिंपल सी बात है, मोमेंटम दे के फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज देख लो, पी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, मोमेंटम ये पी की वैल्यू गिवन है, इसको मैं पी कह लेता हूँ, ये पी की वैल्यू गिवन है, एच भी दे दिया और सी भी दे दिया है, आप लोगों को पता ही होगा। एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, बड़ा फेमस है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड एम सी डॉट सी, क्योंकि एम सी मैस इंटू वेलोसिटी विल बी मोमेंटम, और आगे सी, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू पी सी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ बी। तो ये दोनों एनर्जीज के रिलेशंस को अगर मैं बैलेंस कर लूँ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पी सी इज इक्वल टू एच एफ। मेरे मतलब की चीज फ्रीक्वेंसी निकल आई, पी सी डिवाइडेड बाई एच, बस अब वैल्यूज पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं बचा है। दोबारा देखो, एक ई इज इक्वल टू एच एफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, या एम सी डॉट सी लिख लो, तो ये ई इक्वल टू पी सी। इन दोनों को मैंने इक्वेट करके फ्रीक्वेंसी को साइड पे कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी मेरे भैया मेरी बहना पुट करेंगे। मोमेंटम कितना है, 3.3 इंटू 10⁻²9 kg मीटर पर सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, अब यहां से फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं यहां पे देखूं तो 3.3, ये 6 पॉइंट, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स 3.1 वन ज़ा, और 3.3 टू ज़ा 6.6 बन गया। इसको मैं सीधा सा कैंसिल कर दिया। अब ये हमारे पास 1/2 बचा, 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाई, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आगे हमारे पास 3 भी तो आ रहा है ना।
आगे मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है, तो इसको एक और काम कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे आगे ये मेरे पास 3 भी तो आ रहा है ना। ये 3/2, 3/2 का आंसर होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 10 की पावर कितनी है, -29, 10 की पावर है -29, और +8 और +34। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गया 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाई। अब अगर मैं ऐड कर लूं, 10 की पावर -29 है, ऐसे ही है। और ये 8 प्लस, तो ये 42 है, तो -29 और प्लस का 42 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस। अब 42 में से अगर मैं 29 को माइनस कर दूं, 12 में से 9 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो 10 रेस 13 फ्रीक्वेंसी निकली है। तो हर्ट्स आएगा। समझ तो गए होंगे आप लोग, समझदार बच्चे हैं। बीइंग अ वेरी ट्रू पासियन, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो राइट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे अभी। राइट ऑप्शन जी, ये छुपा पड़ा है डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेवर गो विद अल्फा बीटा और चेरी ऑप्शन, डेल्टा भी हो सकते होते हैं ठीक ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। उसके बाद मेरे पास है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन। उसके बाद है हाउ मच हीट इज डिवेल्प्ड इन 210 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट्स, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इतनी है। तो आप लोगों ने हीट डिवेल्प्ड बतानी है, तो क्या हम करेंगे, हमारे पास वैल्यूज गिवन है। डिवेल्प्ड इन 210 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी पावर हमारे पास गिवन है। हमें टाइम गिवन है, हमने हीट निकालनी है। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेंगे। हमारे पास पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सबसे सिंपल जो चीजें पढ़ रखी है उसी में ही आपको घुमा के बता देता हूँ। पावर इंटू टाइम, ऐसे ही है, वर्क ऐसे, ऐसे ही है। अगर मैं ऐसे सबसे पहले क्या निकाल लूं, वर्क को निकाल लूं। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हम लोगों ने हीट को निकालना है। तो हीट को हम निकालेंगे, तो बेसिकली हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हाउ मच हीट इज डिवेल्प्ड, हीट बेसिकली कितनी डिवेल्प होगी उसको हम निकालते हैं कैलोरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, मेरे पास जो वर्क डन है वो आ गया पावर इनटू टाइम। तो वर्क डन विल बी, पावर कितनी है 210, टाइम मेरे पास कितना है 5 मिनट्स है। तो 5 × 60 कर लूंगा, ऐसे ही है। 5 × 60 कर लूंगा, तो 5 × 60 करूंगा तो 300 आ गया ना। तो वर्क विल बी 210 मल्टीप्लाई बाई 300। गॉट इट। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो वर्क डन निकला, ये कितना निकला है वर्क डन। अच्छा, कैलोरीज के अंदर निकालना है, तो मैं काम करूंगा, मैं 210 मल्टीप्लाई बाई 300। अब वर्क डन ये तो जाउल में निकल रहा है, कैलोरीज के लिए मैं 4.2 से डिवाइड कर दिया, तब ये जाके कैलोरीज में निकल आया। गॉट इट। अच्छा, ये वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा तो एक ज़ीरो मैं इसको दे दूंगा। तो ये बन गया मेरे पास 210 ज़रब 3000 डिवाइडेड बाई 42। ओके, अब ये मेरे पास बन गया वर्क डन विल बी 42, और 210 है तो किस पे, दो के टेबल पे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 105 आए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 105। ठीक है, इसके बाद ये 3 का टेबल पे जा रहा है बिल्कुल। 3 7 ज़ा 21, और 3 3 ज़ा 9, और 3 5 ज़ा 15, और 7 5 ज़ा 35। तो अब 5 इंटू, इसको अगर आप करोगे 3000 को, दैट विल बी 15,000 कैलोरीज। 15,000 कैलोरीज कहाँ पे लिख रखा है, बीटा ऑप्शन में। तो आप लोगों ने बेसिकली हीट निकालनी थी, वो एनर्जी होती है, और एनर्जी निकालने के लिए वर्क। आज से मेरी बात को नोट लगाएंगे, जब भी अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है या अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सिंपली कैलकुलेट द वर्क डन, क्योंकि वही वर्क डन एनर्जी को बताता है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेड शिफ्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को बताता है रेड शिफ्ट, बहुत फेमस एमसीक्यूज है जो नस्ट में आया इस साल। ठीक है, किसको बताता है, डॉपलर्स इफेक्ट को बताता है। तो मैंने यहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट को लॉक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू।
जो कलर ऑफ स्काई वो ब्लू क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और अल्फा ऑप्शन मेरे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। याद रख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। जितनी किसी लाइट की वेवलेंथ थोड़ी होगी उतनी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्कैटरिंग है, बेसिकली स्कैटरिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। यानी कि जितनी ज्यादा लैम्डा कम होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो ब्लू की वेवलेंथ है वो कम है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा है, इसलिए आसमान नीला नीला हमें महसूस होता है और है भी नीला ही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, एट what speed must a sound source move toward a stationary observer so that apparent frequency is twice the actual frequency? देखो, अगर स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं हाफ कर दूं स्पीड ऑफ साउंड को, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल का क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड को क्या करने से? हाफ करने से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर इफ जी इतनी है, मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल मस्ट बी। अब वेलोसिटी ऑफ शेल हम लोगों ने निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, रेंज मेरे पास कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम रेंज है तो रेंज होती है वी आई स्क्र अपॉन में जी साइन ऑफ 2 थीटा। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं तो आर मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा वी स्क्र अपॉन में जी। गॉट इट? ये मैक्सिमम रेंज है। अब भैया हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है वो उसने 16 किलोमीटर दे दी हुई है, तो मैक्सिमम रेंज की जगह पे मैंने पुट कर लिया 16,000। ठीक है, 16,000 पुट कर लिया मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन में जी। तो मेरे पास जो वी स्क्र है वो कितना बन गया? 16,000 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं अगर 10 कर लेता हूँ, ठीक है 10 कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन गया? एक और जीरो ऐड हो जाएगी। तो v विल बी इक्वल टू 16,000 था ना, तो एक जीरो साथ और लग गई। ऐसे ही है। अच्छा जी, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 10,000। ऐसे ही है। ओके जी, अब 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 10,000 का 100 आ गया। 100, ऐसे ही है। तो मेरे पास टोटल वेलोसिटी बन गई 400 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? तो मेरे पास राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन गया? वी हैविंग अ राइट ऑप्शन ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड विच इज इन बी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a young double slit set up for interferences shifted from water to air then fringe width will be। सिंपल सी बात है, जब एयर में जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी और वाटर में लेके जाएंगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन सेट की गई है कि शिफ्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर, तो वाटर टू एयर में जाएंगे तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास बढ़ जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। अच्छा जी, यानी हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ होती है डेल्टा एक्स, उसको कह लो दैट इज लैम्डा एल अपॉन में डी। तो वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। ठीक है, और वो जो हमारे पास लैम्डा बेसिकली होती है, जो लैम्डा बेसिकली होती है, ये वेवलेंथ है। अब यहाँ पे वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में डेल्टा एक्स विल बी लैम्डा अपॉन में एन। ठीक है, तो हमारे पास इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसके बाद है, इफ ए बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास ए और बी, ए अगर है, इफ ए और ए डॉट बी, हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन ही आना चाहिए था, ये डॉट है बेसिकली। ए डॉट बी अगर हमारे हमारे पास आ जाए हाफ ए बी के इक्वल, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? सिंपल सी बात है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, ए डॉट बी कितने गिवन है? हाफ ए बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ए बी से कैंसिल, तो थीटा विल बी कोसाइन ऑफ 1/2 जो कि होता है 60 डिग्री पे, या पाई/3 रेडियन। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है, अ रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड एट सम इंस्टेंट एंड 10 रेडियन आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ इट्स रिम। तो बहुत सिंपल सी बात हमसे पूछी गई।
तो हमारे पास जो ओमेगा एफ होगी ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये वी एफ फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा एफ फाइनल कितनी होगी, 10 रेडियन होगी, इनिशियल कितनी थी, 5 रेडियन थी, ये वाली, और प्लस अल्फा हमारे पास फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5 सेकेंड्स। तो भैया ये बन गया 10 - 5, 5 विल बी इक्वल टू L5 अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, विच इज इन सी ऑप्शन, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो सिंपल, वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल सी बात है, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज जितनी है, आर एम एस इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी भैया, इफेक्टिव वैल्यू तो हमारे पास होती है वी नॉट अपॉन में स्क्वायर रूट 2, यही होती है हमारे पास। अब वी नॉट है 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2, और नीचे भी स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, तो आंसर विल बी, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 वोल्ट। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है, एट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है वो वाली रेजिस्टेंस जो कि कैपेसिटर ऑफर करेगा। तो भाई हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, नहीं समझ आ रही, दो फार्मूले बता रहा हूँ। एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बातें अच्छे से समझ लो, इनमें जल्दबाजी ना करो, ठीक है। एक होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मेरे भैया जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी बोलेंगे। एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, जो कि फर्दर ओमेगा की जगह पे अगर आप 2 पाई एफ एल यूज कर सकते हो, ये ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ और आगे एल का एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई एफ ही होती है, और साथ सी का सी। खुद बताओ, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, और ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं पूछा हुआ था, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा हुआ था। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। अगर यही वो इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछता तो वो इंक्रीज होनी थी हाई फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। गॉट इट। सो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज डिक्रीजेस। सोन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सोन विद डेसिबल। डेसिबल के साथ सिंपल सा होता है, वन सोन में 40 डेसिबल होते हैं 100 हर्ट्स के लिए ऊपर, ठीक है। वन सोन के अंदर 40 डेसिबल होते हैं एट 100 हर्ट्स, सॉरी 1000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, 1000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है शेडो, ये 100 हर्ट्स वाला नहीं होगा, 1000 हर्ट्स के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास, शेडो इज फॉर्म ड्यू टू फिनोमिनो। भाई शेडो साया क्यों बनता है, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन की वजह से। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन की वजह से शेडोज बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों के 2026 के अंदर आने के इम्कानात हैं। इफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रेंज एंगल, यानी हाइट और रेंज किस पे इक्वल होते हैं, मेरे ख्याल में तो आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा 76 के ऊपर, हाइट और रेंज इक्वल होते हैं। उसके बाद है, फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 एंड θ90 थीटा इज द रेंज इज सेम वर्टिकल मैक्सिमम हाइट आर h1 h2, द रिलेशन बिटवीन h1 और h2 हमारे पास कितना होगा। याद रख लो, रूट का रिलेशन होता है कि √4 h1 और h2 बनेगा रेंज की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन है, एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। रेंज किस पे मैक्सिमम होती है। अब रेंज होती क्या है, रेंज हमारे पास होती है R इज इक्वल टू VI² अपॉन में G sin 2 थीटा। तो भैया याद रख लो, VI² अपॉन में G, तो साइन ऑफ, इफ आई एम गोइंग टू यूज 45 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 45 into 2 will become sine of 90 degrees, which is equivalent to 1.
So vi square upon में g into 1, the answer will be vi square upon g, which represents maximum range, which represent maximum range. So range is maximum, range is maximum at 45 degree. Got it? So I will choose 45, which is in delta option. So dear Patience, that was all about your physics end game. Regarding your NUST NET2, आप लोगों को तमाम एमसीक्यूज मैंने डिटेल में करवा दिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आप लोगों को हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, हमारा एक ही व्हाट्सएप पे चैनल है, उस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों को एक मैसेज भेजा गया है। उस मैसेज के अंदर तमाम वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, तमाम वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं कि फिज़िक्स की एंड गेम कहाँ कहाँ पे मिलेगी। उसमें लिंक्स मौजूद हैं चार। मैथ की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को चार लिंक्स मौजूद हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए भी उधर तीन चार लिंक्स मौजूद हैं। वो सारी वीडियोस देख लो, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी। और अपने मार्क्स को शेयर करो इस नंबर के ऊपर। इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। अपने नस्ट के मार्क्स को इस नंबर पे शेयर करो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। या आप अगर बैच से तैयारी कर रहे हो, या आप लोग अगर यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, लाजमी तौर पे शेयर करो। आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में भी ऐड करेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। कोई मैंने जाके नस्ट का पेपर नहीं देना, या किसी और फैकल्टी मेंबर ने जाके नस्ट का एनईटी नहीं देना। आप बच्चों के लिए ये वो चीज़ें अब चली गई है ना। देखो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि पहले वक्तों में ना, आज से 10 साल पहले इतनी ज़्यादा सेचुरेशन नहीं थी, आज से 15 साल पहले। और अच्छी खासी एफर्ट करना पड़ती थी, और वो सारे टीचर्स ने कर रखी है। ठीक है, जितनी एफर्ट की है ना आप लोगों ने, उस पूरे हार्ड टाइम का 1% भी बियर नहीं किया हुआ। मैं आपको ये बड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत, आप लोगों को 1% भी उसकी एफर्ट नहीं, आपको तो बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है ना। तो हमें तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से समझ में आती थी। पता ही नहीं, रेलिवेंट ही चीज़ें नहीं पड़ी होती थी। खुद कॉन्सेप्ट समझ समझ के कॉलेजेस के अंदर एंट्री टेस्ट थोड़ी पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग शुक्र अदा किया करो, इतनी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। ठीक है। और बाहर फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आपको पता है 60-70 हज़ार रुपया लेके आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाती हैं। हम यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये करवा रहे हैं। तो अपने रिजल्ट्स 180, अभी भी 180 ना आए तो अब देखो, मैं फिर आप लोगों के लिए दुआ ही करूंगा, वो तो अब भी करता हूँ। 180 का टारगेट सेट करो, नंबर इस अपने जो मार्क्स हैं इस नंबर पे शेयर करो। ठीक है। और अगर तैयारी नहीं है ना, तो इधर उधर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हमारे बैच में आओ। हमें पता है नस्ट में कैसे कैसे आप लोगों की टॉप लेवल की पोजीशंस आएंगी। हमारे जो बैच के अंदर फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाती है ना, वो उनसे पढ़ने वाले बच्चों के टॉप लेवल के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि आप लोगों के भी टॉप लेवल के रिजल्ट्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने बहुत कर लिए हुए हैं, नस्ट के राउंड 1 में कर लिया है, राउंड 2 में एक्सपेरिमेंट कर लिए हुए हैं। तो अभी मेरा भाई मेरी बहन, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है। और स्केड्यूल में तैयारी करने के लिए हमारे बैच का हिस्सा बनना है। बैच के लिए आप लोगों को नंबर, इसी नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। और इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को भी रिजर्व कर सकते हो हमारे बैच में। अगर आप NET 3 की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, NET 4 की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ मैं रिजल्ट शो करवा देता हूँ, ये रिजल्ट चेक करो। नस्ट के अंदर 171 का स्कोर है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बैच का बच्चा है, ये हमारे बैच का बच्चा है। ठीक है, ये वाला बच्चा बैच का बच्चा है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों की एक स्केड्यूल में तैयारी हो, जिस तरह इस बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर लेके आया, तो ये बैच का बच्चा, इसके रिव्यूज भी मौजूद है। हमारी प्लेलिस्ट है एक सक्सेस स्टोरीज वाली, उसमें जाओगे ना, सक्सेस स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट है, उसमें जाओगे ना, तो इन बच्चों के रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। रिव्यूज जाके सुनो, इसने किधर से तैयारी की है, कैसे पढ़ा है। बैच का बच्चा है। 171, 160 प्लस में लाइन लगी हुई है, 150 प्लस में लाइन लगी हुई है। जाके सक्सेस स्टोरीज में जाके रिजल्ट देखो, आपको तमाम रिजल्ट उधर सक्सेस स्टोरीज में नजर आ जाएंगे। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो तो हमारे बैच के बच्चे की है। नस्ट के अंदर पिछले साल का टॉपर बैच का बच्चा, ये भी बैच का बच्चा, ये भी बैच का बच्चा। इनके इंटरव्यूज भी पड़े हुए हैं उधर। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 का टॉपर, 2 का टॉपर है। NTS में टॉप पोजीशन है, NTS में 92 का स्कोर है। कॉम सेट्स में 92 का स्कोर है, फिर 92 का स्कोर है, फिर 92 का स्कोर है, 59 है, 57 है, तो फिर 93 का स्कोर है, फिर 85 का स्कोर है। जीके में 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट में 95.78 का एग्रीगेट है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान ये बच्चा टॉपर है फास्ट के तमाम कैंपसेस के अंदर। इतना ज़्यादा एग्रीगेट आप लोग चेक करो।
उसके बाद 90 का एग्रीगेट है फास्ट में, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है। ये चंद एक रिजल्ट शो किया आप लोगों ने। अगर तो वाकई ही में सिलेक्शन लेनी है ना 2026 के अंदर, तो इस नंबर को नोट कर लो, हमारे बैच का हिस्सा बनो। और NET 3 की एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, NET 4 की स्केड्यूल में करनी है, और तो और आपको इसी बैच में फास्ट की भी तैयारी करवा देंगे, प्यास के तीनों राउंड भी, जीके की भी। और जीके में 20th मेरिट पोजीशन, टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आओगे इंशाल्लाह, और फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ोगे। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, मस्ट शेयर योर मार्क्स, नस्ट मार्क्स ऑन दिस नंबर। मैनी बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। यू आर ट्रू पासियंस। आप बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स की जा रही हैं, दुआ में याद रखिएगा। आप सब बच्चों के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन दे 2026 में। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।